जश्न अदब के इस काव्य सत्र में, काव्य पाठ सत्र में हमारे कवियों का जो मंच पर उपस्थित हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और दर्शक दीर्घा में जो हमारे कवि बंधु श्रोता रसज्ञ हैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारी कवियों की इस टीम में श्री आलोक पुराणिक जी हैं, व्यंग्य और विट के विशिष्ट हस्ताक्षर। श्री आलोक कुमार जी, सुपरिचित कवि। श्री आलोक अविरल जी, जाने माने कवि, यानी आलोक का जो अविरल प्रवाह है वो इस कविता की वीथियों से होकर गुजरने वाला है। और आलोक यात्री जी भी बैठे और आलोक यात्री भी हैं। तो ऐसे ऐसे हम सफ़र हैं। इस तरह कविता का जो ये सफ़र है अनंत अविरल अविराम यात्रा की तरह है। तो जश्न अदब की इस शाम में, जो कि कविता और शब्दों की एक सार्थक शाम होने वाली है, एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। और आज के इस कविता पाठ की शुरुआत करने से पहले मुझे भारत भूषण का एक पद याद आ रहा है। जब नींद न आई और न जाग सका, बेचैनी की कुछ दवा न मांग सका, दम घुटा नयन का कोना गर्म हुआ, तब तब मेरे गीतों का जन्म हुआ। तो हमारी कविता की ज़मीन जो वेदना से गीली है, जो करुणा से भीगी है, उसके पीछे हमारे कवि पुरखे वाल्मीकि का अपना स्थान है, जिन्होंने कभी क्रौंच मिथुनादेकम अवधीय काम मोहितम, प्रेम रथ, ये फरवरी तो प्रेम का महीना है, युगल क्रौंच पक्षी के वध से विचलित होकर जिस श्लोक की रचना की, वो श्लोक आगे विस्तारित होकर रामायण बनता है, जो हमारा आदि काव्य कहा जाता है। और कवियों की काव्य भूमि, चिंतन भूमि उस रामायण के आदि काव्य स्रोत से टकराती है। और तब आज की विडंबना, आज का आक्रोश, आज की संस्कृति, आज का समाज, आज की विडंबनाएं हमारी कविताओं में मूर्त रूप लेती हैं। कवियों की शब्दों की ताकत अपार है। अपारे काव्य संसारे कविरेवः प्रजापति। तो कहा गया कि निरंकुशा ही कवयः, कवि निरंकुश होता है, उस पर कोई अंकुश नहीं होता। यद्यपि आज के दौर में ऐसे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बांधा है विधु को किसने इन काली जंजीरों से, कोई न कोई रास्ता कभी निकाल लेता है। और आलोक पुराणिक जैसे लोग हों तो विट और व्यंजना किस तरह से कही जाए कि समझने वाला समझ ले, और जो केवल तालियां बजाने वाला मूर्ख श्रोता है वो अपनी रो में तालियां बजाए, उसका भी एक आनंद है। कभी कभी गलत जगह मुस्कुराने और गलत जगह दाद देने का जो कुपरिणाम है वो कवियों को भोगना ही पड़ता है। आलोक जी इसके साक्षी हैं। बहरहाल आलोक की इस अविरल काव्य यात्रा में मैं सबसे पहले आवाज देना चाहता हूं आलोक कुमार जी को। आलोक कुमार जी का स्वागत और अभिनंदन जश्न अदब की इस महफिल में। अपनी कविताओं के साथ आलोक जी। नमस्कार अध्यक्ष महोदय और हमारे कवि वृंद, सब हमसे वरिष्ठ दोस्तों। मैं तो एक पुलिस वाला हूँ बेसिकली, और बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में ही कुछ लिखा हमने। और मैं पीछे जब कारवां जश्न अदब का सुंदर नर्सरी में था तो उस समय एक गज़ल बहुत अच्छी वहाँ पेश की गई, और वो गज़ल लिखी है रंजीत चौहान जी ने। तो हाँ, तो बहुत सुंदर गज़ल थी। तो मुझे लगा कि ये लिखने वाले हैं, तो मैंने जो थोड़ा बहुत लिखा है तो मैं किसको दिखाऊं कि क्या है कैसा है, तो मैं उनको दिखाने के लिए ले गया। तो उन्होंने 2-3 कविताएं पढ़ने के बाद कहा ये बोर्ड रूम में पढ़ने लायक कविताएं हैं, जिस पे मुझे यकीन नहीं हुआ, अभी भी यकीन नहीं है। लेकिन उन्होंने जैसे एक कोई स्विमिंग सीखने जब जाता है और उसको कोच पहले दिन एकदम गहरे पानी में धक्का दे दे, तो वैसा ही आज मेरा हाल है। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल ही बोर्ड रूम में बिठा दिया है। तो सच्चाई का स्वागत और आलोक की कविताओं का स्वागत जी। सच कोई कभी कह सकता है अपने बारे में जी। और इसमें अगर कोई भाव या शब्द सुंदर है तो ऊपर वाले की अमानत है, और कुछ अटपटा या असुंदर दिखे तो उसका मेरे कागजों से निकालकर और आपके सामने लाने का पूरा दोष रंजीत जी का है। जी जी जी। तो मेरा पहला है संवाद के बारे में है
जो मानना है कि सृष्टि में जितने भी व्यष्टियाँ हैं उनका खुद से और सृष्टि से जो लगातार संवाद है वही सृष्टि है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो संवाद की जो एक महत्ता है उसके ऊपर ये कविता है। हर संवाद का एक मुहावरा होता है और उसी मुहावरे से होती है संवाद में प्राण प्रतिष्ठा, गढ़ा जाता है संवाद और संबंध का पूरा व्याकरण। व्याकरण जिसे कोई और नहीं समझ पाता, और अगर छूटने लगे संवाद तो उस मुहावरे को याद रखना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। जो मेरी दूसरी कविता है वो है पुल के टूटने पे। पुल कई किस्म के हो सकते हैं, एक तो सीमेंट कंक्रीट का पुल होता है, भावों का पुल हो सकता है और संवाद का पुल भी होता है। तो इस सब को समेटने की एक कोशिश है इस कविता में कि जब कोई पुल टूटता है तो क्या होता है। जब टूटता है कोई पुल तो लगता है नदी के किनारे दोनों किनारे बसी जिंदगियां यूं ही चल रही जैसे पुल टूटने के पहले। जब टूटता है कोई पुल तो लगता है नदी के दोनों किनारे बसी जिंदगियां यूं ही चल रही जैसे पुल टूटने के पहले। पर ये यथास्थिति एक फरेब है, नज़र का एक धोखा, जैसी और यथास्थितियां होती हैं। क्योंकि हर पुल में होते हैं जिंदगियों को बांधने के सूत्र, क्योंकि हर पुल में होते हैं जिंदगियों को बांधने के सूत्र, और पुल के मरने के साथ ही मर जाते हैं सूत्र, और छोड़ जाते हैं किनारे की बसाहटों में बेचैनी और एक खामोशी जिसकी दस्तक लगती है, जिसकी दस्तक बजती है लगातार। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। जिसकी दस्तक बजती है लगातार। जो मेरी तीसरी कविता है वो है एक चिट्ठी एरिक बर्न के नाम। एरिक बर्न साहब वो हैं जिन्होंने गेम्स पीपल प्ले लिखा है और कम्युनिकेशन और संवाद के ऊपर इन्होंने बड़ा ही साइकोलॉजिकल स्टडीज और एनालिसिस की है। तो ये भी कुल मिलाकर संवाद के विषय में ही है। भाषा जो हम यूज करते हैं आसपास में और उससे जो संबंध गढ़ते हैं उसके बारे में ये कविता है, एक चिट्ठी एरिक बर्न के नाम। शिष्टाचार और सभ्यता की मिट्टी से गढ़ी भाषा, शिष्टाचार और सभ्यता की मिट्टी से गढ़ी भाषा असल में है हमारे द्वारा रचा एक षड्यंत्र। असल में है हमारे द्वारा रचा एक षड्यंत्र, ताकि कोई झांक न सके हमारे बहुत अंदर, ताकि कोई झांक न सके हमारे बहुत अंदर, और देख ले अधर्मी हृदय, कुत्सित विचार, गर्हित भावनाएं और हमारे तमाम मत्सर। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर से एक बार। शिष्टाचार और सभ्यता की मिट्टी से गढ़ी भाषा असल में है हमारे द्वारा रचा एक षड्यंत्र, ताकि कोई झांक न सके और हमारे बहुत अंदर, और देख ले अधर्मी हृदय, कुत्सित विचार, गर्हित भावनाएं और हमारे तमाम मत्सर। भाषा के इस कवच के भीतर चलते हैं अनचाहे व्यापार, भाषा के इस कवच के भीतर चलते हैं अनचाहे व्यापार। गर भाषा में बढ़ जाए अपनापे की छौंक तो लोग उतर आते हैं हमारे अंधेरों में। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। गर भाषा में बढ़ जाए अपनापे की छौंक तो लोग उतर आते हैं हमारे अंधेरों में। सिमटने लगता है अंधेरा लोगों के यूं आने से, सिमटने लगता है अंधेरा लोगों के यूं आने से। अगर बढ़ाना है उजाले का दायरा इंसानी दुनिया में तो बदलनी होगी भाषा, तोड़ने होंगे कवच, बनानी होंगी सीढ़ियाँ। क्या बात है, क्या बात है। बनानी होंगी सीढ़ियाँ। जो चौथी कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो हरसिंगार को समर्पित है। हरसिंगार को समझते मतलब चाहते बहुत लोग हैं लेकिन समझते कम लोग हैं। और जितनी भी जिंदगियां हम देखते हैं अपने आसपास तो हम उसकी सतह पे ही रहते हैं और उसके भीतर क्या कुछ तूफान, अंतर्विरोध और उल्लास, उमंग, उस सब तक हम नहीं उतर पाते नॉर्मली। तो ये हरसिंगार को समझने का एक प्रयास है जी। फिर खिल आए हैं फूल हर सिंगार के, फिर खिल आए हैं फूल हर सिंगार के, घुल रही है महक पोर पोर में, आमंत्रित करती है अभिसार, आमंत्रित करती है अभिसार। फूल हर सिंगार के शांत, शीतल, अपरिमित सुंदर,
कोमल, उत्कंठित, पर एक गहरी उदासी में लिपटे, ज्यों एक अनवरत प्रतीक्षा, बहुत व्याकुल हृदय कि कोई आए अगवानी कर ले जाए, जैसे कोई दुल्हन पालकी में। अगवानी कर ले जाए जैसे कोई दुल्हन पालकी में। समेट ले इसके पहले कि बिखर जाएं, और चुन ले बिखरे फूलों को, जो हारे इंतजार के बाद जा गिरे हैं धरती की गोद में। देख रहे भयभीत आँखों से कि उनका प्रतीक्षित स्नेह मसला न जाए किसी हृदयहीन के कदमों तले। बस एक ओस जानती है इस व्यथा को, जो उपजती है अधूरी प्रतीक्षा से, आती है हर रात और बिन मांगे बांध लेती है प्रेमातुर आलिंगन में। मेरी आखिरी कविता इजाज़त है? जी। आंसू किसके हैं, ये है नदी, और नदी के बहाने से जो मानवीय त्रासदियाँ, उनको थोड़ा सा उकेरने का ये प्रयास है। ये आंसू किसके हैं? नदी ये जो अविरल बहती हुई हो तुम, जैसे अविरल नीर बहे नयनों से। ये आंसू किसके हैं? उन प्रेमियों के जिन्होंने सांझ के झुटपुटे में, एक अलभ चांदनी में तुम्हारे किनारे खाई जीने मरने की कस्में, किए कुछ वादे सुनहरे, वादे जो जिंदगी की मटमैली राहों ने धूसर कर दिए। या उस माँ के जो दिन भर हार तोड़ने के बाद भी मिटा नहीं पाती भूख शिशुओं की, और काट देती है उम्र तुम्हारे किनारे लगी बेलियों पे। या उन स्त्रियों के जिनके सुहाग की बलि दी गई किसी युयुक्ष राजा के अश्वमेध की वेदी पर। या उन स्त्रियों के जिनके सुहाग की बलि दी गई किसी युयुक्ष राजा के अश्वमेध की वेदी पर, और जिनकी अगणित चिताओं की गवाह बनी हो तुम। ऐसी ही दर्द की हजारों कहानियाँ सिसकती हैं तुम्हारी गोद में, और तरल बन मिल जाती है तुम्हारी अविरल धार में। क्या बात। आज की जो मौजूदा कविता है वो बौद्धिक धरातल पर, अपने वैचारिक धरातल पर जितनी उन्नत है उसका विस्तार बहुत है। मंच पर ऐसा बहुधा संयोग कम होता है मुख्य धारा के उन कवियों को जो कि पाठ्यचर्या में हमें आनंदित करते हैं। उनका एक अलग संसार होता है, उनके वैचारिक स्फुलिंग उच्छल जलधि तरंग की तरह उनकी कोई सीमा नहीं होती। हमारे यहाँ सीमा होती, छंद में तो सीमा है थोड़ी। लेकिन अभी आलोक जी ने जो सुनाया तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं बीच बीच में ये मुक्तिबोध की राह पर भी चलते दिखाई देते हैं, जब अनेक मोड़ों पड़ावों और लक्ष्यों की बात करते हैं। कविता किस तरह से हमारे समाज की सभ्यता की धुलाई करती है, तथाकथित सभ्यता की धुलाई करती है, वो नए कवि जानते हैं। और इस अर्थ में मुझे आधुनिक कवियों में श्रेष्ठ कवि केदारनाथ सिंह की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। इसी बहाने वे कहते हैं कि जहाँ भी देखता हूँ तल में कचरा ही कचरा नज़र आता है, जहाँ भी देखता हूँ तल में कचरा ही कचरा नज़र आता है। चलाना चाहता हूँ आत्मा के अंतःकरण के गलियारों में सुदीर्घ एक स्वच्छता अभियान। ये वही बात है जिसे मुक्तिबोध कह रहे थे ब्रह्मराक्षस कविता में, जिसका अंत होता है ब्रह्मराक्षस मैल धो रहा है, अंततः विफल होता है। अंतिम वाक्य उसके हैं, फिर भी मैल, फिर भी मैल। सभ्यता की मलिनता का जो आवरण है उसके छिलके को उतारता है कवि। तो आलोक कुमार जी ऐसे कवि हैं। बहुत अभिनंदन और धन्यवाद आपके काव्य पाठ के लिए। और अब मैं दूसरे आलोक जी की ओर मुड़ता हूँ, यानी आलोक अविरल जी। और जाहिर है कि हमारे इस मंच पर
जो कविता का वैशिष्ट्य है, विभिन्न रंगों में है, कोई छंद में है तो कोई छंद के पार जाने वाला कवि है। और ये तो साहस कोई कभी ही कर सकता है कि उसको किसी फॉर्मेट में, किसी विचारधारा में, किसी मॉड्यूल में नियोजित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही कवि हैं आलोक अविरल जी। स्वागत और अभिनंदन उनकी कविताओं के लिए जश्न अदब के इस मंच पर। सबसे पहले तो मैं जश्न अदब और कुंवर रंजीत सिंह चौहान जी का बहुत आभारी हूँ कि आज मैं इस मंच पर बैठा हूँ और आप सबसे मुखातिब हूँ। कुंवर रंजीत जी, मैं उनको पिछले 2-2.5 वर्षों से जानता हूँ और एक वन मैन आर्मी, आप लोग भी देख रहे होंगे कि किस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी नशिश, इतनी बड़ी महफिल जमा रखी है और अकेले लगे रहते हैं। तो पहले उनको सलाम। और मैं आपको अलग अलग रंगों से रूबरू कराऊंगा। मैं लगभग सभी विधाओं में लिखता हूँ, तो अलग कविता के अलग रंग, अलग विधा। सबसे पहले एक प्रार्थना, अभ्यर्थना। अभी हाल के जितने भी कवि सम्मेलन हुए हैं, मैंने इसी से शुरू की है और यही रचना मैं इस बार भी आप सबके सम्मुख रखना चाहता हूँ। पूर्णिमा के चंद्रमा से धरा तक, ओस की सीढ़ियों से उतरे जो चांदनी तुम्हारी हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूर्णिमा के चंद्रमा से धरा तक, ओस की सीढ़ियों से उतरे जो चांदनी तुम्हारी हो। सुदूर क्षितिज के ऊपर चढ़ते सूरज की नारंगी रश्मि पताका, हरी धूप पर बिछने से पहले तुम्हारी हो। क्या बात, बहुत अच्छा। सावन के पहले बादलों की गोद से उतरकर थिरकती बूंदों से शुद्ध सुवासित नृत्य करती बयार तुम्हारी हो। निर्झर अविरल बहते झरनों से आह्लादित, झील के मध्य में श्वेत कमल पर बैठे नीलकंठ की चहचहाहट तुम्हारी हो। बहुत अच्छा, वाह वाह। निर्झर अविरल बहते झरनों से आह्लादित, झील के मध्य में श्वेत कमल पर बैठे नीलकंठ की चहचहाहट तुम्हारी हो। इस पृथ्वी के हर खंड से ब्रह्मांड तक फैले अज्ञेय आयाम से विकीर्ण सुख की अदृश्य आकाश गंगा तुम्हारी हो। शाश्वत समय के अंक में इठलाते ये क्षण तुम्हारे हों, ये वर्ष तुम्हारा हो, ये सदी तुम्हारी हो। क्या बात है। ये क्षण तुम्हारा हो, ये वर्ष तुम्हारा हो, सदी तुम्हारी। इस प्रार्थना के बाद मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी घटना की ओर जो हम सब ने देखी। ये कोरोना का एक ऐसा काल हमने देख लिया जो मुझे लगता है न भूतो न भविष्यति, और कोई नहीं चाहेगा कि ये इस दोबारा घटित हो। इन 2 वर्षों में हम लोगों ने क्या क्या भोगा, उसमें हमने पलायन देखा। लोग 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं, साइकिलों पे जा रहे हैं, धूप में नंगे पांव। उसी बीच में हमने एक घटना ये भी देखी कि औरंगाबाद में वो 16 लोग जो उनको ये लगा कि इस सड़क से जाना मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ पे पहरे लगे हुए हैं, तो चलिए ये रेल की पटरियाँ सीधे हमें हमारे घर तक लेकर के जाएंगी। और उन्होंने वो रेल की पटरियाँ चुनी और थके हुए थे, सो गए। और अगले दिन आपने खबर पढ़ी होगी कि 16 लोग उन पटरियों पर कुचल कर मर गए, उनके ऊपर से ट्रेन गुजर गई थी। और जो दृश्य हमने देखा कि वो पटरियों पर रोटियां बिखरी हुई थीं, ये देखने के बाद मैं बहुत दिन तक विचलित रहा। और जब तक मैंने ये कविता लिख नहीं ली तब तक मैं उसी तरह से विचलित रहा। और 15 मई 2020 को जब ये कविता पूरी हुई, इसको लिखते लिखते मैं रोया और इसको पढ़ते पढ़ते रोया। और ये पेश करता हूँ, ये करुण रंग देखिएगा, करुण रस में।
मैं निकल पड़ा था घर से मिलने को तुझसे माई। मैं निकल पड़ा था घर से मिलने को तुझसे माई। थक गया था चलते चलते सो रास्ते में नींद आई। क्या बात, क्या बात। निकला था बरसों पहले तुझे छोड़ के मैं अम्मा। निकला था बरसों पहले तुझे छोड़ के मैं अम्मा। परदेश में की नौकरी कोई कहे न मुझे निकम्मा। सोचा था पनाह देगी फितरत मुझे शहर की। जाने से रोक लेगी इमारत मुझे शहर की। पर ऐसा कहाँ होना था और ऐसा कहाँ हुआ भी। मेरी जिंदगी के आड़े आ गई मेरी गरीबी। मैं चुनता पहाड़ को या जाता जिधर थी खाई। मैं निकल पड़ा था घर से मिलने को तुझसे माई। क्या बात, क्या बात। मैं निकल पड़ा था घर से मिलने को तुझसे माई। मैं सोचता था सारे सब दोस्त हैं कितने प्यारे। मैं जानता नहीं था पानी से थे सहारे। मुट्ठी में बंद करो तो फिसल जाएंगे धीरे से। वक्त जब बदलेगा बदल जाएंगे धीरे से। क्या बात। और उठ गया जब भरोसा, उठ गया जब भरोसा और लुट गई पाई पाई। मैं निकल पड़ा था घर से मिलने को तुझसे माई। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत खूब भाई। देखा नहीं था ऐसा पहले कभी तमाशा। देखा नहीं था ऐसा पहले कभी तमाशा। हर दर पे ठोकरें थीं हर मोड़ पर तमाचा। परेशान हो चला था खाने को नहीं थे पैसे। बांधी थी पेट पे पट्टी हालात ही थे ऐसे। ये कैसा जलजला था, ये कैसा जलजला था, ये तूफान था ये कैसा। मैं खुद को नजर ना आया मकाम था ये कैसा। मैं खो चुका था खुद को और अपनी सब कमाई। मैं निकल पड़ा था घर से मिलने को तुझसे मैं। वाह, बहुत मार्मिक कविता, वाह। उम्मीदों की भारी गठरी निकला था लेकर घर से। दूरी बहुत थी ज्यादा तेरे घर की मेरे घर से। और सड़कों पर लगे थे पहरे हर ओर हुकूमत के। सोचा था चल के आऊं मैं रेल की पटरियों से। कई रात गुजर चुकी थीं पैदल ही चलते चलते। क्या ही पता था मुझको कि सो जाऊंगा मैं थक के। और सोऊंगा भी ऐसे कि उठना मुहाल होगा। और सोऊंगा भी ऐसे कि उठना मुहाल होगा। बिखरेंगी रोटी बिखरेंगी पटरियों पे ये रोटियों का हाल होगा। और रास्ते के लिए थी रखी एक रोटी नहीं थी खाई। रास्ते के लिए थी रखी एक रोटी नहीं थी खाई। मैं निकल पड़ा था घर से मिलने को तुझसे माई। मैं निकल पड़ा था घर से मिलने को तुझसे माई। थक गया था चलते चलते सो रास्ते में नींद आई। थक गया था चलते चलते सो रास्ते में नींद आई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और एक रंग ये देखें, ये इस कविता का शीर्षक है तमन्ना। मेरी तमन्ना ना करो, मेरी तमन्ना ना करो। मैं धुआं धुआं सा हो गया हूं हाथ नहीं आऊंगा। मेरी तमन्ना ना करो मैं धुआं धुआं सा हो गया हूं हाथ नहीं आऊंगा। मैं चाहता था कि बढ़कर थाम लूं तुम्हें पर जैसे कि हाथ न हो मेरे। मैं चिहुक कर सिमट आता हूं अपने में। हाँ, धुएं के हाथ नहीं होते। मैं चाहता था कि बढ़कर थाम लूं तुम्हें पर जैसे कि हाथ न हो मेरे। मैं चिहुक कर सिमट आता हूं अपने में। हाँ, धुएं के हाथ नहीं होते। मैं चाहता था कि तुम जो मुझे चाहते हो तो और चाहो पर चाह कर भी ऐसी कोई इच्छा व्यक्त नहीं कर पाता। धुएं के गोलों में दिल नहीं है कहीं नहीं है। और जो तुम चाहो कि धुएं को समेट लूं अपने दिल में। और जो तुम चाहो कि धुएं को समेट लूं अपने दिल में। माफ कीजिएगा। तो ये क्या कुछ ऐसा नहीं कि कोई चाहे गर्म
लाल तवे पर कोई पानी की बूंद जिंदा रहे धड़के। कि तो ये क्या कुछ ऐसा नहीं कि कोई चाहे कि गर्म लाल तवे पर कोई पानी की बूंद जिंदा रहे धड़के। तुम क्यों तमन्ना करते हो मेरी एक आवारा धुएं के बादल की, और मैं क्यों चाहता हूं तुम्हें इतना अस्तित्वहीन होकर। आखिर क्या चाहते हैं हम, आखिर क्या चाहते हैं। बहुत काबिल, बहुत वाह। और कितना समय है? सुनाते जाएं, फिर हम आपको संकेत करेंगे। लाल की जरूरत मतलब मैं समय सीमा ना लांघूं तो अच्छा रहेगा। नहीं, कोई बात नहीं। जो मंच पर है वे अभी शेष हैं, अशेष हैं। जी, एक ये रोमानी रंग, एक पिच चाहिए आलोक जी को उपस्थित होने के लिए। आलोक जी को सुनना हम सबके लिए बहुत सुखद अनुभूति होगी। और अब तो आज तो 3 आलोक हैं, सामने भी आलोक हैं, आलोक ही आलोक है, पूरा मंच आलोकित हो रहा है। ये एक रोमानी रंग देखें। मेरा बेखुदी में तकरार करना, मेरा बेखुदी में तकरार करना, तेरा आंसुओं से इजहार करना, दरकना यूं अपने दिलों का मगर फिर सिमटना लिपटना और प्यार करना, यही मोहब्बत की पहचान है। और शामों शहर का रंगीन होना, देखिएगा आप अपने पूरे दिन याद करिएगा। शामों शहर का रंगीन होना, दिल में छुपे डर का नमकीन होना। शामों शहर का रंगीन होना, दिल में छुपे डर का नमकीन होना, और चलना लचक कर इतरा के हंसना, संजीदा जुर्मों का संगीन होना, यही मोहब्बत की पहचान है, यही मोहब्बत की पहचान है। और बेबाक नजरों का झुकना सिहर के, बेबाक नजरों का झुकना सिहर के, बेबाक कदमों का चलना ठहर के, जरा पास आके जरा दूर जाना, और रह रह के बातों का अटकना अधर पे, यही मोहब्बत की पहचान है, यही मोहब्बत की पहचान है। और ये आखिरी बंद है कि पहले निगाहें मिलाने पे बंदिश, पहले निगाहें मिलाने पे बंदिश, दिल खोल के दिल लुटाने पे बंदिश, मगर फिर इशारों से आहिस्ता आहिस्ता हो पूरे बदन में पसंदीदा जुम्बिश, यही मोहब्बत की पहचान है, यही मोहब्बत की पहचान है, यही मोहब्बत की पहचान है। उम्मीद करता हूं कि आप तक मेरी बात पहुंच रही है। उपसंहार के तौर क्योंकि पर एक छोटी रचना, उपसंहार। बहुत से कवियों ने माँ पर लिखा है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं माँ पर कुछ अच्छा लिखता, सफल नहीं हुआ, अभी भी सफल नहीं हो पाया हूं। लेकिन मैंने, शायद ऐसा हो सकता है कि ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट किसी कवि ने पहली बार किया हो, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है किसी और ने लिखा हो। मैंने अपनी सासू माँ पर लिखा है। और थोड़ी सी भूमिका बता देता हूं। आप लोग, बहुत से लोग हो सकता है उन्हें जानते भी हों। वो कजरी की बड़ी प्रसिद्ध गायिका हैं उर्मिला श्रीवास्तव जी, वो मेरी मदर इन लॉ हैं। बचपन में पिताजी की मृत्यु हो गई और सबसे बड़ी थी घर में, तो उन्होंने पूरे घर को संभाला और बहुत सोशल वर्क, बहुत एक्टिव रहीं। 52 साल की उम्र में उन्होंने कार चलानी सीखी। तो मैंने बड़े आदर से ये कविता उनके लिए लिखी और उनके जन्मदिन पर उनको भेंट की थी। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा, नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा, लाखों बार शीश नवाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा, लाखों बार शीश नवाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा। और स्वयं से ऊपर रख औरों को कितनों का उद्धार किया, स्वयं से ऊपर रख औरों को कितनों का उद्धार किया, उजड़ गए थे जो जीवन उन्हें नया घर द्वार दिया,
पास किसी के मुस्कानों का ये व्यवसाय नहीं होगा। पास किसी के मुस्कानों का ये व्यवसाय नहीं होगा। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा। और कार्य निपुण घर की मुखिया, सब माँ को श्रद्धा से याद कर सकते हैं। कार्य निपुण घर की मुखिया, सहज बनी थी तुम अम्मा, थे अभाव तो क्या सबसे, मगर धनी थी तुम अम्मा। तुम जैसी माँ मिले सभी को, ऐसा प्राय नहीं होगा। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा। थी प्रतिकूल परिस्थितियां और उबड़ खाबड़ रास्ते थे, पर खूब इरादे ढीले ढाले हाथ तुम्हारे कसते थे। ठान लिया था कोई सपना, कभी मृतप्राय नहीं होगा। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा। और छुटपन में बन अन्नपूर्णा, सबका पेट भरा तुमने। पति की सेवा करने को सावित्री रूप धरा तुमने। प्रेम भक्ति श्रद्धा का कोई ऐसा अध्याय नहीं होगा। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा। वात्सल्य मूर्ति हो नमन तुम्हें, तुम ही ममता का दर्पण हो। प्रणाम हृदय से स्वीकारें, तब मेरा तुमको अर्पण हो। और तुम्हें जानकर और किसी को, तुम्हें जानकर और किसी का कोई आराध्य नहीं होगा। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा। तुम पहिया हो सारे घर का, तुम ही चाक तुम ही धुरी हो। तुम पहिया हो सारे घर का, तुम ही चाक तुम ही धुरी हो। दुख की रस्सी बिन बोले ही, जो काटे तुम वही छुरी हो। और ढक देना आंचल से उदास मन, ये कहीं उपाय नहीं होगा। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा। और आखिरी पंक्तियां हैं ये कि तुमसे है संबल घर बाहर, तुमसे ही गतिमान दिशाएं। तुमसे जीवित है जीवन, तुमसे खिलती आशाएं। और साथ तुम्हारा बना रहे तो मन कृशकाय नहीं होगा। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा। नभ से ऊपर तुम्हें बिठाऊं फिर भी न्याय नहीं होगा। मैं निकल पड़ा सफर में मिलने को तुझसे माई। इस मार्मिक कविता से होते हुए रस की जितनी अंतर्दशाएं होती हैं, जैसे व्यंजनों में 6 रस हों तो संपूर्ण होता है, 56 व्यंजन भले न हो, 6 रस जरूर हों। तो आपकी कविताओं के लिए बहुत शुक्रिया। हम अभी छंद के गलियारे से गुजर रहे थे, लेकिन अब है कि एक मोनोटनी न व्याप्त हो, इसलिए हमारे बीच संकट मोचक के रूप में आलोक जी हैं। कभी उपेंद्रनाथ अश्क ने कहा था कि गम के लिए पड़ी है अभी एक उम्र अश्क, आओ ये चंद लम्हे तो हंसकर गुजार लें। लेकिन आलोक पुराणिक जी अर्थशास्त्र के व्याख्याता हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और लेकिन के भीतर जो डिवाइसेस हैं उनमें एक कवि भी रहता है, और वो कवि रहता है तो बड़ा चंचल है। उसे पकड़ना, जैसे किसी कवि के बिंबों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इतने चंचल बिंब होते हैं कि अब पकड़ा और फिर कवि उसको लांग कर कहीं और चला जाता है। तो ऐसे आलोक पुराणिक जी हैं, और व्यंग्य में जितने प्रयोग हो सकते हैं। मैं तो श्रीलाल शुक्ल जी का शिष्य रहा हूँ, उनके अधीन काम भी किया है। मैंने देखा कि किस तरह से वे बिल्कुल नहीं मुस्कुराते थे। एक लाइन का सवाल तो एक लाइन का उत्तर, ज़्यादा आप उनसे छूट नहीं ले सकते थे। लेकिन उनके व्यंग्य को पढ़िए तो आप बरबस से मुस्करा पड़ेंगे, राग दरबारी से लेकर जहालत के 50 वर्ष तक। और जाहिर है कि व्यंग्य की वो जो पुरोधा हैं उन्हीं के वंशजों में हैं। जैसे हम सभी व्यास के वंशज हैं, तो इनमें कोई व्यंग्य है किसी में। ये तमाम जो चिंगारियाँ हैं, और व्यंग्य न तो सत्ता को रास आता है न किसी भले आदमी को। सब चाहते हैं ठकुर सुहाती जुड़ी जमात, सुनो ये मजा, मुँह देखी यदि न करो बात तो मिले सजा। तो ये उस तरह की सजाओं का दौर है। तो आलोक पुराणिक जी लिखने का रास्ता कैसे करते हैं, और कैसे आपकी मोनोटनी को, आपके भीतर जो मोनोटनी का निवास है उसको कैसे बेदखल करते हैं अपनी कविताओं से, अपने व्यंग्य की लड़ियों से, अपने गद्य से। और गद्य में जो व्यंग्य के स्फुलिंग हैं अद्भुत होते हैं, उनके लिए कोई रागिनी नहीं चाहिए। तो बहुत स्वागत, अभिनंदन आलोक पुराणिक जी का। सबसे पहले तो निश्चल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और
ऑडियंस को तो मुझे डबल थैंक यू बोलने का मन कर रहा है कि इससे पहले भी 1 घंटा में उन्हीं के साथ था। तो 2 बार आपको अपनी आदत बना लें। जी जी जी, वो मीर और गालिब के इंटरव्यू के साथ भी हम लोग साथ थे, तो धन्यवाद। आप मुझे बहुत लंबे वक्त से झेल रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ, लेकिन आप हंस रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ कि ये झेलना एक तरह से तो जी जी। इतनी गंभीर कविताएं आपने सुनी, दोनों आलोक स्क्वायर मेरे आसपास हैं। मैं मूलतः व्यंगकार हूँ। व्यंगकार दरअसल एक नज़रिया कुछ अलग तरह से रखता है, चीज़ों को देखने का उसका नज़रिया अलग तरह से होता है। और मैं पढ़ाता हूँ कॉमर्स इकोनॉमिक्स, तो क्लास में एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी और मैं समझता था कि मैं प्रोफेसर हूँ और बहुत ज्ञानी हूँ, तो मैंने उससे पूछा, बेटा बताओ सूरज रोज आसमान में ऐसे ही क्यों निकल आता है? मैंने कितना मुश्किल सवाल पूछा। बोला सर सूरज रोज आसमान में ऐसे ही निकल आता है। जवाब भी बहुत अद्भुत था उसका। मैंने कहा एक्सप्लेन करो। बोले सर एक्सप्लेनेशन इसका यह है एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स के ये पूरब से पश्चिम की चक्करबाजी सूरज मुफ्त में नहीं करता है। सूरज जरूर फिलिप्स कंपनी के बल्ब के लिए मॉडलिंग करता है। मैं आश्वस्त हो गया कि मेरा बच्चा बिल्कुल सही पढ़ रहा है ना? मैं कॉमर्स इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। आप गौर से देखें साहब, सुबह से शाम तक हो क्या रहा है? माल बेचा जा रहा है। अमिताभ बच्चन का मैं एक ऐड देखता हूँ जिसमें बताते हैं कि कल्याण ज्वेलर से जाके ज्वेलरी खरीदो, खरीद ली। अगले ऐड में बताते हैं कि मन्नपुरम फाइनेंस में जाके गिरवी रख दो, गिरवी रख दी। और तीसरे ऐड में बताते हैं कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। अब आप सोचें कि एक बुजुर्गवार 80 साल के, जिनसे हम दानिशमंदी अक्लमंदी की उम्मीद करते हैं, वो बता रहे हैं कि अपनी माँ बहन के जेवर बेचो और गुजरात में जाके टूर मनाओ। आपको सुबह से शाम तक अमिताभ बच्चन मेरे ख्याल में लिपस्टिक या डायपर छोड़कर लगभग हर आइटम बच्चन साहब बेच रहे हैं। बच्चन साहब को देख के मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी एक समस्या है, वो समस्या है ही नहीं। 80 साल के बुजुर्ग को इतना रोजगार मिल रहा है तो बेरोजगारी की समस्या है कहाँ? लेकिन जब मैं उनके पुत्र अभिषेक बच्चन को देखता हूं तो मुझे युवा बेरोजगारी की समस्या दिखाई पड़ती है। क्या बात। तो कुल मिला के आप देखें साहब, आदमी या तो माल बेच रहा है या माल खरीद रहा है। और मेरे बुजुर्ग शायर हैं साहब अकबर इलाहाबादी, में उन पर आजकल रिसर्च कर रहा हूँ, तो उनका एक शेर मुझे अद्भुत याद आया कि मैं सोचता हूँ कि हम अपने दौर में ही बाजार को रो रहे हैं। अकबर साहब लिख गए हैं, मुझे भी दीजिए अखबार का वरक कोई, वरक यानी पेज, मुझे भी दीजिए अखबार का वरक कोई, मगर वो जिसमें दवाओं का इश्तिहार ना हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। जो हैं शुमार में कौड़ी के 3 हैं इस वक्त, जो हैं शुमार में कौड़ी के 3 हैं इस वक्त, यही है खूब किसी में मेरा शुमार ना हो। तो अकबर साहब से लेके अब तक मैं आपको एक बाजार से जुड़ा व्यंग सुनाता हूँ, और सुबह से शाम तक हम झेलते हैं। और आप ज़रा कल्पना करें कि आपका फ़ोन ख़राब हो गया है, टेलीकॉम सर्विस ख़राब हो गई, आपने वहाँ कस्टमर केयर के लिए कॉल किया। अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक सेमिनार हुआ, मुझे भी बुलाया गया, मोबाइल कंपनी के चेयरमैन, बहुत लोग आए कि साहब आतंकवाद से कैसे डील करना है। तो साहब मोबाइल कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर ने कहा, साहब मुझे आप मौका दें और मेरा डेमो देखें और फिर आप कन्विंस हो जाएंगे कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है आतंक का वो परफेक्ट सॉल्यूशन है। उसने सॉल्यूशन ये बताया कि अखबार में ऐड निकाल दीजिए कि आतंकियों को आमंत्रित किया जाता है अपनी मनपसंद बम धमाके करने के लिए। हम सब चकराए, भाई ये क्या बात करने वाले हैं। बोले डेमो देखिए। अखबार में ऐड गया कि आतंकियों को आमंत्रित किया जाता है कि जहां मन चाहे वो ऐड करें। फिर उसने कॉल किया। अब यहां से व्यंग शुरू होता है। मैं अंजलि नमस्कार धन्यवाद आपका स्वागत करती हूं आतंक कस्टमर केयर सर्विस में। आपका स्वागत है। 1 दबाएं अगर आपको दिल्ली में विस्फोट करना है, 2 दबाएं अगर आपको मुंबई में विस्फोट करना है, 3 दबाएं अगर आपको बेंगलोर में विस्फोट करना है। आतंकी कहता है कि 1 दबाकर मुझे दिल्ली में विस्फोट करना है। मैं अंजलि नमस्कार धन्यवाद आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रात में 12 से 4 हम हैप्पी धमाके ऑफर चलाते हैं। 1 की रेट में 3 धमाके फ्री। 1 दबाएं अगर आपको दिल्ली में धमाका करना है
उससे भी आगे एक दबाएं अगर आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस में धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको जश्न अदब में धमाका करना है, 3 दबाएं अगर आपको कुतुब मीनार में धमाका करना है, 4 दबाएं अगर आपको लाल किले में धमाका करना है। अब आतंकवादी थोड़ा परेशान होना शुरू होता है। वो पूछता है क्या मैं 4 दबाकर दिल्ली के लाल किले में धमाका कर सकता हूं? नमस्कार, धन्यवाद, मैं जी आपका स्वागत करती हूं। बताना चाहूंगी कि 1 दबाएं अगर आपको लाल किले के मेन गेट पे धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको लाल किले के दीवाने आम में धमाका करना है, 3 दबाएं अगर आपको लाल किले के दीवाने खास में धमाका करना है, और अगर 4 दबाएंगे तो शाहजहां के बेडरूम में धमाका हो जाएगा। आतंकी परेशान होकर पूछता है क्या 4 दबा के दिल्ली के लाल किले में शाहजहां के बेडरूम में धमाका हो जाएगा? नमस्कार, धन्यवाद, बताना चाहूंगी कि 1 दबाएं अगर आपको शाहजहां के बेडरूम के मेन गेट में धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको शाहजहां के बेडरूम की लेफ्ट वाली विंडो में धमाका करना है, 3 दबाएं अगर आपको शाहजहां की राइट वाली विंडो में धमाका करना है। अब आतंकी का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। वो कहता है क्या 3 दबा के शाहजहां के बेडरूम की लेफ्ट विंडो में धमाका हो जाएगा? मैं नमस्कार, धन्यवाद, अंजलि आपका स्वागत करती हूं। आप कृपया ये ऑफर अपने मित्र को भी दे सकते हैं, हम आपको कुछ कमीशन देंगे। क्या 3 दबा के शाहजहां के बेडरूम के राइट खिड़की पे धमाका हो सकता है? बिल्कुल। 1 दबाएं अगर आपको कार बम से धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको साइकिल बम से धमाका करना है, 3 दबाएं अगर आपको मोटरसाइकिल बम से धमाका करना है। अब आतंकवादी लगभग पागल होने की वजह, वो कहता है क्या 3 दबा के मोटरसाइकिल से शाहजहां के बेडरूम की राइट विंडो में धमाका हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपकी आगे मदद करना चाहूंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। 1 दबाएं अगर आपको हीरो की बाइक से धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको बजाज पल्सर से धमाका करना है, 3 दबाएं अगर आपको होंडा की बाइक से धमाका करना है। आतंकी अब लगभग पागल हो रहा है। बोले क्या 1 दबा के रॉयल एनफील्ड की बुलेट से धमाका हो सकता है? बिल्कुल, नमस्कार, धन्यवाद। 1 दबाएं अगर आपको लाल रंग की बुलेट से धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको काले रंग की बुलेट से धमाका करना है, 3 दबाएं अगर आपको ब्राउन कलर की बुलेट से धमाका करना है। अब आतंकवादी का ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर चला गया। वो कहता है क्या 1 दबा के लाल रंग की बुलेट से शाहजहां के बेडरूम की राइट विंडो में धमाका हो जाएगा? 1 दबाएं अगर आपको 700 सीसी की बाइक से धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको 650 सीसी की बाइक से धमाका करना है, 3 दबाएं अगर 350 सीसी की बाइक से धमाका करना है। आतंकवादी लगभग पागल हो गया। वो कहता है मुझे कुछ नहीं दबाना, मुझे तेरा गला दबाना है। अब अंजलि कह रही है मैं नमस्कार, धन्यवाद, आपको बताना चाहूंगी ये विकल्प हमारे मेनू में मौजूद नहीं है। दोबारा कॉल करें। कॉल के लिए धन्यवाद। शर्मदार आतंकी ये सुन के आत्महत्या पक्का कर लेगा। नमस्कार, धन्यवाद। सर एक और हो जाए छोटी सी, ऐसे नहीं समय है? अरे जी जी जी, आपके लिए हम बलिदान देने को तैयार हैं। सुनिए नहीं मैं ऑलरेडी समय ले चुका हूं। नहीं, कोई बात नहीं, एक और सुनाए उसके बाद। चूंकि एक आपने मेरी सुन ली है तो मैं अब थोड़ी प्रयोग करने की हिमाकत वन लाइनर वगैरह लिखा करते कर ये वो वन लाइनर भी लिख रहा हूं मैं। एक प्रयोग हमने किया था और वो प्रयोग हमने डाला था हमारे मित्र जिन्होंने आज परफॉर्म किया, मीर और गालिब, उनके साथ हमने प्रयोग किया था अकबर इलाहाबादी पे। तो अकबर इलाहाबादी का इंटरव्यू अगर हम लें और वो आज के हिसाब से लें तो वो क्या होगा, इस पर थोड़ा सा मैं बहुत छोटा सा आपके सामने रखूँगा कि अकबर इलाहाबादी साहब मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा कि साहब बताएं कि आपके वक्त की तालीम क्या थी और हमारे समय की तालीम क्या है, कुछ इस पे आप कहें। तो अकबर ने कहा जी पहले बीए करके बेरोजगार होते थे, अब एमबीए करके बेरोजगार होते हैं। और ग्रेटर नोएडा में साहब मैंने नोट किया कि एमबीए और इंजीनियरिंग की डिग्री देने वाली इतनी दुकानें हैं जितनी तो वहाँ गोलगप्पा बेचने वालों की दुकानें नहीं हैं।
और मजा ये गोलगप्पा बेचने वाले ज्यादा कमा रहे हैं। तो मैंने कहा साहब, आप एक गोलगप्पा इंजीनियरिंग शुरू करने का वक्त आ गया है। अकबर साहब ने शेर सुनाया, हम क्या कहें अहबाब, अहबाब यानी दोस्त, हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। अब साहब सरकार ने पेंशन देना बंद कर दिया है, तो एमबी हो के बेरोजगार हुए और मर गए। मैंने कहा अकबर साहब, आपके वक्त ही क्या धर्म पे बहुत लफड़े झगड़े हुआ करते थे। तो अकबर साहब ने जो ये शेर मुझे सुनाया वो हम सब के लिए लेसन है। मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। पूछा कि अकबर है आदमी कैसा, हंस के बोले वो आदमी ही नहीं। मैंने कहा अकबर साहब कैसा लग रहा है दिल्ली शहर? बोले साहब दिल्ली शहर क्या, अब तो यहाँ आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ है। उन्होंने शेर सुनाया कि जिंदगानी का मजा मिलता था जिनकी बज़्म में, उनकी कब्रों का भी अब मुझको पता मिलता नहीं। मैंने कहा हुजूर इस शहर में तो साहब ज़ौक़ और दाग की कब्र भी तलाशना बहुत मुश्किल है। बोले साहब मैं तलाश के पहुंच गया जौक की कब्र, वहां पर मोबाइल रिचार्ज सेंटर खुल गया है। उन्होंने कहा साहब कि चाइनीज फोन पे हमारा एक शेर सुने। उन्होंने शेर सुनाया, हुजूर बखुदा हिंद के पुर्जे भी गजब ढाते हैं। ये उन्होंने कहा बखुदा हिंद के पुर्जे भी गजब ढाते हैं, ये गलत है कि विलायत ही का माल अच्छा है। तो मैंने कहा साहब आपके शेर में थोड़ा सा मैं संशोधन कर दूं, बखुदा हिंद के मोबाइल गजब ढाते हैं, ये गलत बात है कि सिर्फ चीन का माल अच्छा है। मैंने कहा कि साहब आखिरी सवाल आपके सामने रखता हूं कि आज की पॉलिटिक्स पे आपका क्या कहना है। बोले साहब शेर सुने कि पॉलिटिक्स का हाल तो यह है कि आप जितने ईमानदार पॉलिटिशियन से पूछें तो उनका जवाब ये होता है कि ईमान की तुम मेरे क्या पूछती हो मुन्नी, शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो मैंने कहा साहब ईमान की तुम मेरे क्या पूछती हो मुन्नी, शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म पे इससे बड़ा सैटायर और व्यंग अकबर साहब क्या, उनके बाद किसी ने क्या किया। इसके बाद मैंने कहा अकबर साहब कि आखिरी बात मुझे और बता दें कि आज के वकीलों पे क्या कहेंगे, और वकील अगर कोई यहाँ हो तो प्लीज़ नाराज़ ना हो, ये अकबर इलाहाबादी कह गए हैं। वो शेर ये बोले कि साहब पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, पैदा हुए वकील तो इब्लीस ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। सारे वकीलों के बाप शैतान हैं। इसी के साथ अकबर साहब को याद करते हुए धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपने बिल्कुल लोगों की मुख मुद्राएं बिल्कुल खोल दी, जैसे सारी पंखुड़ियां खुल जाती हैं। बहुत धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि इस कवि सम्मेलन का आखिरी दौर है ये, और जिसमें देखिए साहब अब तक हम सबको सुनवाने की जिम्मेदारी निश्चल साहब की थी। निश्चल साहब बहुत सीनियर रचनाकार हैं, और मेरे जैसे रचनाकारों ने निश्चल साहब को पढ़ के सीखा और सीख ही रहे लगातार। कवि की कविता में खास क्या है, और वो हमको सिखाते और समझाते हैं कि दाद कहाँ देनी चाहिए, बात में वज़न कहाँ पैदा होता है। तो हम सबको गज़ल, कविता और व्यंग की तमीज़ सिखाने वाले निश्चल साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ कुछ हमारे सामने रखें। आलोक जी की ये ज़रा नवाजी है, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। एक गज़ल के चंद अशार हैं। उसके जीवन की डायरी बनकर, उसके जीवन की डायरी बनकर, अश्क बहने लगे नदी बनकर। उसके जीवन की डायरी बनकर, अश्क बहने लगे नदी बनकर। खूबसूरत सा एक धोखा है,
देख ली दुनिया बावरी बनकर। खूबसूरत सा एक धोखा है, खूबसूरत सा एक धोखा है, देख ली दुनिया बावरी बनकर। मैं सजा याफ्ता हुई जैसे, मैं सजा याफ्ता हुई जैसे उसकी ताउम्र सहचरी बनकर। मैं सजा याफ्ता हुई जैसे उसकी ताउम्र सहचरी बनकर। खूबसूरत सा एक धोखा है, देख ली दुनिया बावरी बनकर। उसके जीवन की डायरी बनकर अश्क बहने लगे नदी बनकर। मन के मधुबन से दूर थे कान्हा, मन के मधुबन से दूर थे कान्हा, व्यर्थमय हुई सांवरी बनकर। व्यर्थ मन के मधुबन से दूर थे कान्हा, व्यर्थमय हुई सांवरी बनकर। रास आई न साहबी भाषा, रास आई न साहबी भाषा, खुश रही देवनागरी बनकर। रास आई न साहबी भाषा, खुश रही देवनागरी बनकर। कल्पना के विहग में उड़ती रही नील नभ में घनाक्षरी बनकर। कल्पना के विहग से उड़ती रही नील नभ में घनाक्षरी बनकर। जीने लायक ही नहीं थी दुनिया, जीने लायक ही नहीं थी दुनिया, कैसे जीती मैं कचहरी बनकर। कैसे जीती मैं कचहरी बनकर, उसके जीवन की डायरी बनकर अश्क बहने लगे नदी बनकर। ये अंतिम वाला, जीने लायक ही नहीं थी दुनिया, जीने लायक ही नहीं थी दुनिया, कैसे जीती मैं कचहरी बनकर। मैं सजा याफ्ता हुई जैसे। और एक गज़ल के चंद अशार और हैं कि यह दुनिया खुरदरी नहीं थी, दुख की बारादरी नहीं थी। यह दुनिया खुरदरी नहीं थी, दुख की बारादरी नहीं थी। लोग दिलों में घर करते थे, ऐसी तो बेघरी नहीं थी। लोग दिलों में घर करते थे, ऐसी तो बेघरी नहीं थी। एक ज़रा से सुख की खातिर, एक ज़रा से सुख की खातिर मारा मारी मची नहीं थी। एक ज़रा से सुख की खातिर मारा मारी मची नहीं थी। लोग भरोसा कर लेते थे, एहसासे कमतरी नहीं थी। लोग भरोसा कर लेते थे, एहसासे कमतरी नहीं थी। कौमी यकजहती की मिट्टी इतनी तो भुरभुरी नहीं थी। कौमी यकजहती की मिट्टी इतनी तो भुरभुरी नहीं थी। हिंस ख्यालों में जीती हो, यूं तो ये शर्वरी नहीं थी, यूं तो ये शर्वरी नहीं थी। दिल की दुनिया मटमैली है, ईर्ष्या से ये भरी नहीं थी। संवादों में गहराई थी, बातों में मस्खरी नहीं थी। संवादों में गहराई थी, बातों में मस्खरी नहीं थी। गुर्बत थी दुनिया के भीतर, गुर्बत थी दुनिया के भीतर, पर सुख की तस्करी नहीं थी। गुर्बत थी दुनिया के भीतर, पर सुख की तस्करी नहीं थी। ये दुनिया खुरदुरी नहीं थी, दुख की बारादरी नहीं थी। ये दुनिया खुरदरी नहीं थी, दुख की बारादरी नहीं थी। और एक आध कुछ शेर और के, मुझ में नादानियाँ बची हैं अभी, कुछ तो किलकारियाँ बची हैं अभी। मुझ में नादानियाँ बची हैं भी, कुछ तो किलकारियाँ बची हैं भी। फूल होंगे तुम्हारे गमले में, मुझ में भी क्यारियाँ बची हैं भी। फूल होंगे तुम्हारे गमले में, मुझ में भी क्यारियाँ बची हैं भी। ऐ दरख्तों सुनो न सोना अभी, ऐ दरख्तों सुनो न सोना अभी, कहते हैं आरियाँ बची हैं भी। ऐ दरख्तों सुनो न सोना अभी, कहते हैं आरियाँ बची हैं भी। भीड़ से वो घिरा तो है लेकिन, भीड़ से वो घिरा तो है लेकिन, उसमें तन्हाइयाँ बची हैं भी, उसमें तन्हाइयाँ बची हैं भी। तुम उसकी सादगी पे मत जाना, तुम उसकी सादगी पे मत जाना, उसमें खुददारियाँ बची हैं भी। मुझ में नादानियाँ बची हैं भी, कुछ तो किलकारियाँ बची हैं भी। राख जनता को मत समझ लेना, उसमें चिनगारियाँ बची हैं भी। राख जनता को मत समझ लेना, उसमें चिनगारियाँ बची हैं भी, कुछ तो नादानियाँ बची हैं भी। तो मुझे लगता है समय सीमा के बिल्कुल
किनारे हैं, फिर भी एक पद एक गीत का। ये असंभव भी कभी संभव हो, फिर मेरे प्यार का पुनर्भव हो, इसके एक दो पद सुनाता हूं। ये असंभव भी कभी संभव हो, ये असंभव भी कभी संभव हो, फिर मेरे प्यार का पुनर्भव हो। ये असंभव भी कभी संभव हो, फिर मेरे प्यार का पुनर्भव हो। ये असंभव भी कभी संभव हो। अब देखें, जिंदगी साधना में ढल जाए, कामना कल्पना में ढल जाए, पाँव रखूं धरा पे जब भी मैं, मंत्र होठों में कोई घुल जाए, कोई प्रतिफल हथेलियों में हो, कोई प्रतिफल हथेलियों में हो, कोई अभिनव सा नया अनुभव हो, फिर मेरे प्यार का पुनर्भव हो। ये असंभव भी कभी संभव हो। पद देखें, बीज से वृक्ष बन रहा हूँ मैं, स्वप्न से मूर्त बन रहा हूँ मैं, मेरी आँखों में एक दर्पण है, खुद ही प्रतिबिंब बन रहा हूँ मैं, बीज से वृक्ष बन रहा हूँ मैं। दृष्टि में ये जगत समाया हो, पाप और पुण्य का समन्वय हो, पाप और पुण्य का समन्वय हो। ये असंभव भी कभी संभव हो। और आखिरी पद है, कितने भावों से भरी दुनिया है, कितने भावों से भरी दुनिया है, पराभावों से भरी दुनिया है, कंठ से जो कराह आती है, प्यासी पिंजरे में जैसे चिड़िया है, मुक्ति का मंत्र बुदबुदाए कोई, फिर से जीवन का नया उद्भव हो, फिर से जीवन का नया उद्भव हो। ये असंभव भी कभी संभव हो, फिर मेरे प्यार का पुनर्भव हो। ये असंभव भी कभी संभव हो। तो इसी गीत के साथ जश्न अदब की कविता की ये शाम यहीं पर विसर्जन करने के पहले फिर एक बार मंच पर हमारे कविवर आलोक पुराणिक, आलोक अविरल जी और आलोक कुमार जी को और उनके साथ साथ आप सभी सुधी रसज्ञ श्रोताओं को जश्न अदब का अभिवादन और कृतज्ञता पूर्वक नमन। मैं ओम निश्चल आपसे यहीं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आमीन।